तो हेलो दोस्तों, पहले दो पॉडकास्ट में हम धर्मायु वेलनेस ब्रांड के बारे में बात कर रहे थे। कैसे उनकी हेरिटेज आज भी 70+ ईयर्स से वो उस हेरिटेज को संभाले हुए हैं। तो अभी हमने लास्ट टाइम फाउंडर से बात की थी, मिस्टर भूपिंदर सिंह जी, एंड उनके बेटे सात्विक जी से भी बात की थी। तो उन बातों से हमें पता लगा कि फॉर्मुलेशन में डॉक्टर पुष्कर जी, जो भूपिंदर जी के ब्रदर हैं, वो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स की सारी फॉर्मुलेशन में ही शुरू से ही इन्वॉल्व हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो धर्मायु के प्रोडक्ट है या फॉर्मुलेशंस जो बनाते हैं, उनका सफ़र कैसे रहा और फॉर्मुलेशन वो कैसे इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, और क्या थिंकिंग होती है फॉर्मुलेशन बनाते वक्त उनकी प्रोडक्ट्स के प्रति। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप, जैसे मैंने बताया ऑडियंस को कि आप भूपिंदर जी के ब्रदर हैं, तो थोड़ा आप अपना फील्ड के बारे में बताइए। आप शुरू से ही फॉर्मुलेशन में हैं या भूपिंदर जी की तरह भी आप जीएसटी डिपार्टमेंट थे जैसे वो, या आप शुरू से ही इस फील्ड के साथ टच में हैं? मेरे पिताजी जो हैं वो आयुर्वेदिक फिजिशियन थे जी और मेरे दादाजी जो हैं वो भी आयुर्वेदिक फिजिशियन थे। जी तो ये हमारा जो है परंपरागत काम तो चल ही रहा था। जी। तो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो आयुर्वेद के फील्ड में ही की है। बीए एमएस मैंने की है। ओके 94 में मैंने बीए एमएस कंप्लीट करी। ओके। तो 94 से लेके अब तक मैं प्रैक्टिस में भी हूँ और अभी कुछ सालों से ये जो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग का जो है इसमें भी मैं आ गया हूँ। लेकिन ये फॉर्मली तो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग में 7-8 साल से ही आए हैं जी। लेकिन एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के नाते जो आमतौर पे जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस 100% आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है जी। उसको कुछ ना कुछ अपने यहाँ क्लिनिक में मेडिसिन्स बनानी पड़ती ही हैं। ओके। तो पूरी तरह से कई बार वो फार्मेसीज़ के ऊपर निर्भर नहीं रहता। जी। तो मेरे पिताजी जो हैं उनका भी इस मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में काफ़ी ज़्यादा उनके इनोवेशंस थे। नए नए उनको फार्मूलेशंस जो है क्रिएट करने का, इवॉल्व करने का जो है उनको नए नए आइडियाज़ जो हैं वो उनके पास रहता था। तो मैंने बेशक 94 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, लेकिन अगर अपना एक्सपीरियंस मैं अगर कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस तो लगभग 40-45 साल ही कह सकते हैं उसको। ओके। और मेनली वो आप टच आयुर्वेद के साथ ही रहे हैं, मतलब इससे तो अलग नहीं हुए? क्योंकि हमारे वहाँ जैतों में हमारा क्लिनिक था आयुर्वेदिक, एक छोटा सा शहर है, और उन दिनों में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना एक जोखिम भरा काम होता था। जी। तो पिताजी जो हैं उन्होंने 100% आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करी और कभी एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया। तो वहीं से हमें भी कॉन्फिडेंस आया कि एलोपैथी के बिना केवल आयुर्वेद से भी हम पेशेंट्स को 100% जो है सेटिस्फाइड कर सकते हैं, रोग जो है पूरी तरह से उसको ख़त्म कर सकते हैं। ओके। और जब पेशेंट जो आते थे तो वो उनको ये, जैसे एलोपैथी मेडिसिन थोड़ी सी लेने में आसानी है, डोज की रहती है, अभी गोली में आ गया, कैप्सूल्स में आ गया, या सिरप्स वगैरह जैसे हैं मीठे हुए हैं जी। तो वो एलोपैथी में ऐसी इस तरह की चलती थी। तो उस समय आयुर्वेद में जैसे काढ़ा या चूर्ण वगैरह है, हाँ जी। तो पेशेंट को ये रहता था कि इस तरह की मेडिसिन है तो थोड़ा सा अभी भी जैसे रहता ही है, तो वो मेडिसिन जो है उसकी डोज कम हो, इफ़ेक्टिवनेस बढ़े, उसकी टेस्टी भी हो, यानी पेशेंट फ्रेंडली हो जिसे हम कह सकते हैं। तो सर, इसी से मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे थे कि एलोपैथी और आयुर्वेद, तो इसमें मेजरली डिफरेंस क्या है? क्योंकि अगर आप देखोगे घर में भी है तो वो टैबलेट लेते हैं, सर दर्द है तो टैबलेट ले लेते हैं, ख़त्म कि सही हो जाएगा, वो इंस्टेंट रिजल्ट भी है एक तरह से। लेकिन आप आयुर्वेद को कैसे आप प्रमोट करना, बताना चाहोगे कि हाँ इसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, सो उस एलोपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट हो जिसको हम रिकवर कर सकते हैं इससे, या बच सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू? देखिए, जो भी मेडिसिन या कोई भी चीज़ जो है जिसकी जितनी तीव्र क्रिया होगी, यानी जितना ज़्यादा एक्शन होगा जी, उतना ही उसी इस हिसाब से रिएक्शन भी होगा। ओके। तो अगर आप कोई फास्ट एक्टिंग मेडिसिन दे रहे हो हाँ जी। तो उसका कुछ ना कुछ समहाउ साइड इफ़ेक्ट्स या रिएक्शन हम कह सकते हैं, जी 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 तो वो हो सकता है। जी। तो एलोपैथी में ध्यान में सिर्फ उनका यही रहता है कि वो बिल्कुल टारगेट मेडिसिन देते हैं। ओके तो उसमें फिर रिएक्शन होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं या साइड इफ़ेक्ट होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। ओके आयुर्वेद जो है वो ब्रॉड एक्सपेक्ट में सोचता है, ओके। और उसमें केमिकल का इस्तेमाल जो होता है वो आयुर्वेद में नहीं होता। जी
जब भी हम जहाँ भी हम केमिकलाइज कर देंगे किसी चीज़ को, हाँ जी जैसे मान लीजिए आप नमक ले रहे हैं, जी अगर आप सेंधा नमक ले रहे हैं जी तो उसका साइड इफ़ेक्ट कम है या ओके। नहीं है, ना के बराबर है। ओके। लेकिन जब आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं हाँ जी तो साइड इफ़ेक्ट आता है। आज की डेट में कह रहे हैं 3 जहर, जिसे लोग बोल भी देते हैं, हाँ जी 3 सफ़ेद जहर, उसमें नमक का भी एक नाम लिया जाता है। जी तो जब जब हम उसको किसी चीज़ को रिफाइंड करते जाएंगे और उसको केमिकलाइज करते जाएंगे, ओके सिंगल इंग्रेडिएंट में ले जाएंगे उसको, ओके तो बॉडी जो है हमारी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो रिएक्ट ज़्यादा करती है, ओके। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। तो मतलब कहने की बात ये है कि लैब में तो वायरस ही बनते हैं, जैसे कोविड बना था लैब में, लेकिन जो एक्चुअल दवाई है वो नेचुरली ही वे से है जो मेडिसिन तो जो नेचुरल हम उसमें ये समझना पड़ेगा, जैसे आयुर्वेद के जो उस समय के जो वैज्ञानिक थे, हाँ जी जो ऋषि, जिनको हम वैज्ञानिक ही कहेंगे, जी तो उन्होंने इस बात को, ह्यूमन बॉडी को समझा पहले, जी फिर उसके हिसाब से जो है उन्होंने मेडिसिन जो है इवॉल्व की। ओके तो उसकी वजह से आयुर्वेद आज भी जो है, यानी इतना पुराना होने के बावजूद भी वो आउटडेटेड नहीं हुआ, अभी भी प्रासंगिक है, अभी भी उसको लोग जो है अब जाके उनको समझ में भी आने लगे। बीच का फेज़ जो था, ओके यानी कुछ 50 से 1 साल या 100 साल का जो फेज़ था, जी तो उसमें जैसे कई बार बदलाव बंदा चाहता भी है, तो पीढ़ी में भी बदलाव आता है, कपड़ों में भी बदलाव आता है, जी 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 तो वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे थे। ओके और लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है, या लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम जो आ रही थी, जी तो उसका हल जो है वो या तो आयुर्वेद में है या अपनी लाइफस्टाइल ठीक करने में है। ओके। तो अभी जैसे मैं एक बताता हूँ, जैसे मेरे दादी जी हैं, तो उनका पहले सर दर्द होता था, वो एक गोली लेते थे, हरे पन्ने वाली गोली बोलते थे, हम ही ला के देते थे, तो वो धीरे धीरे वो एक गोली 3 गोली पे होगी डेली। तो मतलब ऐसे है कि वो असर ख़त्म हो गया और 2 गोली और लग गई, तो डेली की 3-4 ऐसे जाने लगी। तो आयुर्वेद में कुछ आप कुछ बताना चाहेंगे जो डेली हम यूज़ कर सकें लाइफ में, कुछ ऐसा है? देखिए ऐसा है कि ये जो आप अभी आपने बताया ना, जैसे एक गोली होगी, फिर उसके बाद 2 होगी, 3 होगी, तो एलोपैथी में ये समस्या है। ओके। होता क्या है कि जब हम कोई अलग तरह से कुछ चीज़ लेते हैं, हाँ जी जैसे हम रूटीन में खाना खाते हैं, जी 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 हम गेहूँ लेते हैं, हाँ जी रोटी लेते हैं, जी तो अंदर जाता है तो वो पचता है, जी उसको पचाता है हमारा जो शरीर जो है, जी तो एक तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। हाँ जी पचाने का मतलब जी तो यही है ना। जी जी और उसका उस हमारे सिस्टम को, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जी उस जो रूटीन वाला जो आइटम है उसके बारे में उसको पता है कि इसको कैसे पचाना है, तो वो आसानी से हो जाता है। हाँ जी जब कोई नया केमिकल आता है हाँ जी तो वो बॉडी के अनुकूल नहीं होता, जी तो बॉडी उसका तीव्र रिएक्शन करती है, ओके फिर धीरे धीरे उसको पचाने का प्रयास होता है, जी जिसे कहते हैं कि इम्यून हो जाता है व्यक्ति। हम कहते हैं ना रेजिस्टेंट हो गई है मेडिसिन ये, हाँ जी हाँ या जी इसके इम्यून हो गया व्यक्ति, जी 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 तो फिर वो मेडिसिन जो है वो इफेक्ट हमारी शरीर के साथ भी इम्यून होती है, वायरस जो होता है या बैक्टीरिया जो है वो भी इम्यून हो जाता है, ओके वो भी उस जैसे पहले टाइफाइड के लिए मेडिसिन जो चलती थी, हाँ जी तो वो आता था जैसे, यार ये तो चमत्कार है मेडिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई थी, अब मेरे को ध्यान में जब मैंने ग्रेजुएशन नई नई करी थी, जी तो वो कहते हैं ये तो चमत्कार है, तो आज सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो टाइफाइड का जो वायरस है हाँ वो उसको आसानी से उसको पचा रहा है, या उसको adopt कर लिया हाँ, उसके उसमें जिंदा रह रहा है वो, ओके तो फिर नई मेडिसिन देनी पड़ती है। तो ये बात आयुर्वेद के मनीषियों ने, आयुर्वेद के साइंटिस्ट ने उस समय समझी होगी, ओके तभी उन्होंने शाश्वत जो है कि लगातार चलती रहेगी मेडिसिन, और लगातार मीन्स में हर वक्त में हर व्यक्ति का, यानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो मेडिसिन जो है वो देंगे अब, ओके तो वो व्यक्ति के रेजिस्टेंट नहीं होएगी, ओके तो दोबारा भी जब लेंगे तो उसको असर करेगी। ओके तो जब जैसे आपने बताया कि हाँ जी 1 से 3 हो गई, जी तो वो आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। ओके तो उसमें क्या है कि हम जो हमारी जो मेडिसिन हैं हाँ जी वो क्या करती हैं कि अंदर जाके जी उसने हर बार नहीं, कई बार भी, हाँ जी कभी कभी, लेकिन आम तौर पे वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर रही है वायरस से या बैक्टीरिया से, जी वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, ओके जो नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम है उसी को, क्योंकि हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम है, हाँ जी हाँ जी हमारे अंदर वाइट सेल्स हैं, या हमारे अंदर एक डिफेंस सिस्टम है कि कुछ भी हमें वायरस का, बैक्टीरिया का या किसी भी बीमारी का अटैक होता है, या
या ट्रोमेटिक भी कोई प्रॉब्लम आती है, जी। कोई हड्डी टूट गई है या चोट लग गई है, जी जी। तो हमारे अंदर सिस्टम बना हुआ है वो एक, ओके। उसको क्योर करने का। जी। हमें जाके सिर्फ उसको सपोर्ट करना है ओके। कि ताकि वो अपनी बीमारी खुद लड़ सके। तो ओके। आयुर्वेद में और एलोपैथी में ये एक डिफरेंस भी है, ओके। और उस वजह से आयुर्वेदिक थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ओके। तो सर जैसे कि मॉडर्न साइंस ने, जो मेडिकल साइंस है, उन्होंने ह्यूमन बॉडी को कुछ डिवाइड कर रखा है कि ये टाइप है वो टाइप है, तो आयुर्वेद में भी ऐसा कुछ होता है जब आप फॉर्मुलेशन बनाते हो कि इस बॉडी टाइप के लिए बना रहे हैं, इस बॉडी टाइप के लिए बना रहे हैं, मतलब? देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है उसको तो एज ए होल लेना पड़ेगा, ओके। क्योंकि अगर आपके पैर में चोट लगी है हाँ जी। या इवन हल्की सी चींटी ने भी काटा है, जी हल्का सा भी पिंच हुआ कहीं से, जी। तो सीधा मैसेज कहाँ जाता है? यहाँ जाता Mind है। में, तो बॉडी हमारी पैर से लेके सिर तक एक ही है, ओके। एक ही यूनिट है ये सही मायने में। ओके। ये ठीक है कि अगर उंगली में चोट लगी है तो ठीक उसी ने होना है, हाँ जी। लेकिन दर्द सारे शरीर को हो रहा है। ओके। तो हम जो है, या आयुर्वेद जो है, वो एक उसको इस तरह से लेता है, ना कि ये कि भाई ईएनटी का अलग हो गया हाँ जी। और हड्डी का अलग हो गया। जी। अब हड्डी ने अगर पोषण लेना है तो पेट से ही लेना है ना। अच्छा। तो अगर मान लीजिए कि बंदा खा ही नहीं ढंग से रहा, कैल्शियम नहीं ले रहा, या उसमें डाइट में कैल्शियम नहीं है, जी। तो हड्डी को पोषण कैसे मिलेगा? ओके। तो वो हड्डी वाला जो पेट वाला वो कहेगा हड्डी वाले के पास जाओ, हड्डी वाला कहेगा कि हड्डियां तो तेरी ठीक हैं, तेरे में कैल्शियम की कमी है, तेरे को पोषण नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो पेट वाले के पास जा। तो ये तो सिस्टम एक तरह से ये हो गया। जी। लेकिन आयुर्वेद वाला ऑन द होल सोचेगा, होलिस्टिक अप्रोच रखता है वो। मीन्स आयुर्वेद में फुल बॉडी को लेके कंसीडर किया जाता है, ना कि कोई बॉडी का पार्ट है या कुछ। लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन करना पड़ता है। ओके। उसके एक अलग अलग हिस्से बनाए हुए हैं, जैसे रसायन वाजीकरण एक अलग अंग है, पंचकर्म है, यानी कि आयुर्वेद के जो पार्ट्स हैं। ओके। एक काय चिकित्सक है, ओके। यानी जिसे हम मॉडर्न भाषा में कह सकते हैं कि यानी मेडिसिन का डॉक्टर हो गया, ओके। है ना। तो अलग अलग स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं कि हृदय रोग के लिए अलग हो सकता है, लेकिन वो सोचेगा फिर वही होलिस्टिक सोच रखता हुआ करेगा वो। ओके। ये नहीं है कि वो सिर्फ हृदय रोगी को ही ठीक करेगा, तो उसको अगर दूसरी तरह से कुछ लग रहा है, कुछ और गड़बड़ भी लग रही है, तो वो उसके हिसाब से उसकी मेडिसिन भी साथ में देगा। ना कि वो सिर्फ कहेगा कि मैंने अपनी मेडिसिन दे दी हार्ट की, ओके। अब टांगों के लिए या सिर के लिए तो किसी और डॉक्टर के पास जा। मतलब वो ओवरऑल बॉडी को ही कंसीडर करेंगे कि हाँ हमने शरीर को पूरे को स्वस्थ करना है, ना कि सिर्फ एक बॉडी पार्ट को। और अगर चिकित्सक ना भी सोचे तो मेडिसिन ही ऐसी हैं। ओके। लीवर के लिए या किडनी के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो पेट को भी ठीक करती है। ओके, ठीक है। तो सर अभी जैसे मैंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया था shop.dharmayu.in पे, तो वहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके किडनी के रिलेटेड है, लीवर काढ़ा भी है, और इसके अलावा प्रोप्राश हैं, कुछ प्राश की रेंज हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स देखे थे मैंने वहाँ पे। तो उसमें से एक प्रोडक्ट जो काफ़ी आप हाईलाइट कर रहे हो, प्रोप्राश, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि उसकी फॉर्मुलेशन आपके ही द्वारा बनाई गई है। तो उस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन आपने किस माइंडसेट से क्रिएट की थी कि हाँ हमने ये क्योर करना है? क्योंकि मोस्टली आप सेक्सुअल वेलनेस या एज अ टेस्टो बूस्टर उसको प्रमोट कर रहे हो, तो उसके प्रोडक्ट के बारे में बताइए हमें थोड़ा। देखिए, ये जो प्रोपराश है, ये च्यवनप्राश का ही एक उसको, और उसमें हमने कुछ मेडिसिन और मिलाई हुई हैं एक्स्ट्रा। ओके। तो क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट में बनाया हुआ है जी। हमारा जो च्यवनप्राश है वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया जी। अच्छा उसका हमें रिस्पांस मिला जी। तो लोगों की डिमांड रहती थी कि भाई इस तरह का प्रोडक्ट हमें बना के दो। ओके। और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली भी बिक रहे थे। ओके। तो जब हमारे पास डिमांड आती रही तो हमने भी फिर सोचा कि भाई चलो इस तरह से भी हमें सोचना चाहिए। जी। तो फिर कुछ सालों से हमने इसको भी जो है बनाना शुरू किया। हाँ जी। तो अच्छा रिस्पांस मिला है इसका। जी। तो इसमें हमने देखिए जो कंसेप्ट वही रखा हुआ है आयुर्वेदिक। जो बाजार का जो एक ट्रेंड होता है या जो एलोपैथी मेडिसिन का जो ट्रेंड होता है उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ भी लोगों की मानसिकता ध्यान में रखनी पड़ती है। इसको बनाने के लिए सर कोई स्पेशल विधि भी होती है? देखो विधि तो जो च्यवनप्राश की है वैसे ही रखते हैं हम। ओके। उसमें हम जो बेसिक जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है उससे हम इधर उधर नहीं होते। ओके, ठीक है। लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं हाँ जी, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। ओके। जैसे इसमें हमने शिलाजीत डाला हुआ है। हाँ जी। तो आप देखेंगे कि शिलाजीत
जो है लोगों की डिमांड रहती भी है और शिलाजीत इफेक्टिव भी है। काफ़ी डिमांड है हाँ, market। और शिलाजीत के नाम से फ्रॉड्स भी चलते हैं, हाँ जी माल्ट वगैरह भी बिकते रहते हैं। जी 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 जी। तो वो माल्ट वाला जो सिस्टम है जब वो दूसरी तरफ आ गया, तो प्योरली आयुर्वेदिक कंसेप्ट में क्यों ना चला जाए जो Okay। ज़्यादा मतलब टाइम टेस्टेड है। जी जी तो इसलिए फिर इसमें हमने शिलाजीत का प्रयोग किया, जी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा रिस्पांस मिला लोगों ओके को। तो इसमें शिलाजीत मिलाया हुआ है। इसके अलावा इसमें केसर है, स्वर्ण भस्म है, चांदी की भस्म है, मूसली है, अश्वगंधा है, शतावर है, ओके विदारी कंद है। जी 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 जी। तो ऐसे जो रसायन और वाजीकरण औषधियों में हाँ जी। जो प्रयोग होती हैं, ओके तो वो सारे प्रोडक्ट्स इसमें डाले हुए हैं। ओके लेकिन पूरी तरह से ऐसे नहीं है कि कुछ भी दिमाग में आया तो वो बना दिया, ऐसे नहीं। तो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही उसका फार्मूलेशन बनाया जाता है। ओके। तो सर जब आप फॉर्मुलेशन बनाते हो तो उसका गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अप्रूवल होता है, कोई सर्टिफिकेशन हाँ, वगैरह? तो उसमें एक तो होता है कि एक फार्मेसी की अप्रूवल होती है, हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ओके फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी अप्रूवल लेनी होती है, ओके तो वो तो लेनी ही होती है। ओके ओके ओके। तो इसके अलावा वैसे आपकी जानकारी में ये है कि हर एक आयुर्वेदिक फिजिशियन जो है हाँ जी वो अपने क्लिनिक में जी अपने पेशेंट्स के लिए किसी भी तरह की मेडिसिन नई फार्मूलेशन बना सकता है, बना सकता है। उसको कोई रोक नहीं है, ये कानूनी तौर पे भी वो बना सकता है। ये ऐसा क्यों है, मतलब क्योंकि इसमें ज़्यादातर नेचुरल हर्ब्स ही यूज़ होते हैं इस वजह से, क्योंकि कोई केमिकल तो यूज़ कर नहीं सकते इसमें? ऐसा क्यों है उसमें? देखिए आयुर्वेद का या ये कह सकते हैं कि देखिए एलोपैथी में बिल्कुल जो है ना, अब मान लीजिए कोई सॉल्ट है हाँ जी तो वो लैब में वहीं बनेगा, फैक्ट्री में ही बनेगा। जी 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 आपने जो सॉल्ट निकाला ना उसमें से हाँ एक जी। स्पेसिफिक सॉल्ट लिया है, जी। चाहे वो सिंथेटिकली बन रहा है चाहे वो किसी नेचुरल हर्ब से निकाला हुआ है, हाँ जी तो वो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली उस तरीके से नहीं निकाल सकता, या बनाए निकालेगा भी तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और फिर उसकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगी। जी आयुर्वेद जो है वो एक तरह से जैसे हम फूड में के साथ उसको रिलेट कर लेते हैं लोग, इसीलिए। जी 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 तो आजकल तो कुछ और भी हो रहा है कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उस फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी लोग बना रहे हैं। जी तो क्योंकि नेचुरल मेडिसिन हैं, हाँ जी। नेचुरल जंगलों से, खेतों से, पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ निकली हुई हैं, जी तो उन्हीं से बनती हैं। तो उसमें अगर आप उसमें से केमिकल निकालोगे तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है वो अपने पेशेंट के हिसाब से स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ नई तरह की मेडिसिन बना सकता है। Okay। तभी उसमें जो है मतलब अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि हर एक आयुर्वेदिक फिजिशियन अपने आप में एक साइंटिस्ट है। ओके। तो सर इस पे एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि मॉडर्न सप्लीमेंट्स, आप बोल रहे थे कि मॉडर्न सप्लीमेंट्स में भी यूज़ हो रहे हैं हर्ब्स, तो आपको क्या फ्यूचर लग रहा है कि आगे जाके कैसा होगा ये मॉडर्न जो सप्लीमेंट्स में आयुर्वेद की क्या भूमिका रहेगी, खासकर इंडिया में? इंडिया के बाहर की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम? एक तो वेस्टर्न सप्लीमेंट्स हैं और एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, ये दोनों पैरेलल ही चलेंगे या फिर दोनों कंबाइन हो गए, एक कुछ नया बनेगा? कैसे कह सकते हो आप? देखिए नया तो सृष्टि का नियम है, वो तो जी। नया तो होता ही रहता है कुछ ना कुछ। जी और फिर जैसे कहे था कि एक तरह आयुर्वेद तो सनातन है, हम ये कह सकते हैं। ओके तो कहीं ना कहीं लौट के फिर वहीं पुरानी वाली चीज़ों में फिर बंदे को लगता है यार वो ज़्यादा सही था, हमने घूम फिर के फिर वहीं घूम के आ जाते हैं हम। अच्छा जी तो ये तो चलता ही रहेगा। जी और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है या कुछ हाँ और है, निकले तो आयुर्वेद से ही हुए हैं। जी और अगर हम कहें कि न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो एलोपैथी मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बीच का हिस्सा है। अच्छा ये एक उसमें से कुछ स्पेसिफिक जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल लिए जाते हैं उसको कुछ extraction ही से। हर्ब्स, जैसे अश्वगंधा चल रहा है, शिलाजीत हाँ, चल अश्वगंधा रहा में जैसे विदानिन वगैरह निकाल लिया। है। जी 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 कुछ वो एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं। सर्पगंधा में सरपंटिन या रावल्फिन इस तरह के जो सॉल्ट्स निकाल लिए जाते जी हैं। जी 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 या शिलाजीत में से फल्विक एसिड देख लेते हैं कितना है। लेकिन सर एक बात ये है कि देखो जितने मर्जी वेस्टर्न सप्लीमेंट्स बन जाएं, चाहे हर्ब्स वो डाल भी लें अपनी फॉर्मुलेशन में, लेकिन एंड में तो वो आर्टिफिशियल फ्लेवर ही यूज़ कर रहे हैं ना, वो तो केमिकल ही है एक तरह से। हाँ देखिए वो जब आप
उसमें जाओगे ना जी। इस तरह के प्रोडक्शन में जाओगे, हाँ जी। तो फिर थोड़ा बहुत तो आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ ही करना पड़ेगा। जब आप केमिकल यूज़ कर रहे हो तो केमिकल की एक अपनी स्मेल है, जी। अपनी उसका ऑर्डर होएगा। जी। अब वो फिर वो दवाई की तरह लगेगा। जी। तो उसको नेचुरल करने के लिए फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ करने पड़ते हैं, और सरकार भी परमिट कर रही है, कर ही रही है, फ्लेवर्स भी और कलर्स भी। जी। 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 और बेटर तो यही है कि प्योरली आयुर्वेदिक तरीके से ही किया जाए। तो अभी तभी हमने, जैसे हमने शुरू में प्रोप्राश की बात करी थी, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें एक भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव नहीं है, ओके। क्योंकि वो प्योरली आयुर्वेदिक कंसेप्ट से बना हुआ है। ओके। जो हम सिरप बनाते हैं जी। उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, अदरवाइज वो टिकेगा नहीं। ओके। जो प्योरली आयुर्वेदिक कंसेप्ट से आप कोई भी चीज़ बनाओगे ना, उसमें प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत ही नहीं है किसी में भी। ओके। तो मीन्स ये है कि आयुर्वेदा को हम अपने डेली लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हैं, एक तरह से ये लाइफस्टाइल ही है, ठीक है, इसमें कुछ केमिकल भी नहीं है। तो आप बताओगे कि कुछ जैसे होते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हम डेली लाइफ में एक नॉर्मल व्यक्ति यूज़ कर सके और उसको अच्छी हेल्थ लेनी हो तो कैसे कर सकता है वो अपनी डेली लाइफ में अगर ऐड करना हो कुछ? हाँ, तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है ये। आजकल अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, हाँ जी। स्टार्ट है, जी। अपनी दरवाजे पे आ चुका है वो घर, जी। बिल्कुल। तो सर्दियों के मौसम में देखिए, अगर मैं कहूँ कि प्रकृति जो है ना वो हाँ। सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। जी। तो प्रकृति जो है वो उसमें कुछ भी पैदा होता है ना हमारे आसपास, हाँ जी। तो वो मौसम के अनुसार पैदा होता है। जी। तो सर्दियों के मौसम में ये जो ट्राई सिटी का एरिया है, वैसे तो इस पॉडकास्ट को पूरे देश भर में या ग्लोबली देखा जा रहा होगा, जी। तो वैसे अगर हम देखें कि ट्राई सिटी के एरिया में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे 6 के 6 मौसम आते हैं जी। जो होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और इन दिनों में आंवला जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, आपने देखा होगा, जी। बहुत प्रचुरता में मिलता है। हाँ जी। हमारे यहाँ आसपास आंवले के पेड़ चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरो बहुत जगह लगे हुए होंगे, जी। आंवला बहुत मिलता है। जी। तो प्रकृति ने जो चीज़ जहाँ पैदा की है ना, वहाँ के लोगों के लिए पैदा की हुई है, क्योंकि ओके। उनको पता है कि वहाँ को लोगों को क्या बीमारी आने वाली है। तो सर्दियों में आंवला जो है वो आपके लिए एक तरह से अमृत के समान है। ओके। अमृत है वो, प्योर अमृत है। जी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडिसिन भी ना लूँ, ना एलोपैथी ना आयुर्वेदिक, जी। और आपको कोई समस्या है, जी। कोई बीमारी है, हाँ जी। जैसे ये जोड़ों का दर्द है, जी। आर्थराइटिस है, जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जी। या लिवर संबंधी कोई समस्या है, जी। तो इन दिनों में आंवले का अगर आप सेवन करोगे हाँ जी। तो आप ये समझिए कि 80% आप ठीक हो जाएंगे। ओके। उसका सेवन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी। 2 या 3 आंवले, बड़े जी। जी। मुरब्बे वाला जैसे आंवला होता है उस साइज़ के 2 आंवले, जी। छोटा है तो 3 ले लें, या और छोटा है तो 4 भी ले सकते हैं। ओके। आंवले को कद्दूकस करना है आपने, जी। उसको हाथ से या कपड़े में डाल के निचोड़ लेना है। ओके। उसका रस निकल आएगा 1.5-2 चम्मच के करीब। ओके। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लेना है। जी। उसको डेली सुबह खाली पेट लेना है आपने। ओके। और अभी आंवला शुरू है, अभी से, आज से ही शुरू कर दें, जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, जी। उसके बाद कल से सुबह से इसको शुरू कर दें, आज ही मंडी में जाएं और ले आएँ। जी। और फरवरी के महीने तक आंवला रहता है, हाँ जी। और कभी कभार मार्च तक भी मिल जाता है। जी। जब तक आंवला रहेगा ताज़ा, जी। तब तक इसका इस्तेमाल करना है। ओके। और गर्मी के दिनों में जो है, जब बारिश का मौसम होता है, तब मैं कहता हूँ कि नींबू का रस लेना है आपने। जी। और नींबू का रस जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ओके। जून जुलाई के महीने में शुरू हो जाता है, और उसके जी। बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। जी। 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 उन दिनों में लेना है, जी। और सितंबर के महीने तक नींबू का रस लेना होता है। ओके। तो वो नींबू के रस के बारे में फिर बता देंगे, क्योंकि अभी आंवले के ऊपर हाँ जी। करते हैं। जी। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं, जी। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जी। जो पेशेंट कई बार मेडिसिन से थके होते हैं, अके होते हैं, जी। जी। चाहे वो आयुर्वेदिक जो एलोपैथी हो, जी। वो कहते हैं हमने मेडिसिन नहीं खानी, ऐसे भी आ जाते हैं, अच्छा। ऐसे ठीक कर दो मेरे को। ओके। मैंने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं वो। ओके। और ये गारंटी से कह सकता हूँ मैं, आप एक बार आपने ये थेरेपी कर ली 1 साल के लिए, जी। तो कम से कम नहीं तो 10 साल आपको फिर दोबारा वो यूरिक एसिड समस्या तंग नहीं करेगी। इतना मेरा एक्सपीरियंस है। ओके।
मतलब इससे एक बात निकलती है कि जिस मौसम में जो चीज़ पैदा हो रही है उसको सेवन करना चाहिए। हाँ। ओके। और देखिए मज़ेदार बात हो रहा है, जी। सर्दियों में हम क्या करते हैं, हमें गर्म चीज़ें चाहिए होती हैं, हाँ जी। खाने में भी और भी। जी। लेकिन प्रकृति ने आंवला जो पैदा किया है वो शीतवीर्य है। अच्छा। और जी। ईश्वर जो है बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, प्रकृति कह लो चाहे ईश्वर कह लो। हाँ जी। अब हाँ वो गलती नहीं कर सकता। जी। उसने ठंडा चीज़ क्यों पैदा की, जी। उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि सर्दियों में हम सारा दिन जो है ना गर्म गर्म चीज़ें खाते हैं, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम होता है ना, शरीर को बनाने का मौसम होता है। ओके। और शरीर इसमें मतलब हम ऐसे पौष्टिक चीज़ें खाते हैं जी। जो गर्म भी होती हैं, जी। क्योंकि जो पौष्टिकता होएगी तो उसमें एनर्जी होएगी तो वो गर्म भी होएगी। ओके। चाहे वो मक्की बाजरा हो, चाहे वो सरसों का साग हो, चाहे हाँ वो जी। काजू बादाम हो, ड्राई फ्रूट्स हों। जी। इवन हम नहाते भी गर्म पानी से हैं, जी। गर्म गर्म कपड़े पहनते हैं, जी। गर्म कपड़े 2-2 3-3 4-4 गर्मियों में आधी आधी बाजुओं की शर्ट डालते हैं। जी। तो हमें गर्म खाना, गर्म पहनना, गर्म ओढ़ना, तो सारा दिन गर्मा, और हमारा स्टमक भी जो है वो तंग हो जाता है बेचारा अच्छा। कि भी गर्म गर्म चीज़ें खिलाई जा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ी सी शीतलता चाहिए होती है। जी। 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 तो ईश्वर ने कहा कि भी सुबह सुबह खाली पेट दो आंवले का रस ले लो, हाँ जी। आपका जो स्टमक है अगले दिन आपके सारे दिन के अत्याचार के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो सर इस पे एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आप कह रहे हो कि नेचुरली जो चीज़ पैदा होती है एक्चुअल वैल्यू उसी में ही होती है, ठीक है। तो अभी आपके प्रोपराश में आप सैफरॉन यूज़ कर रहे हो। सैफरॉन मोस्टली जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के थ्रू भी सैफरॉन को पैदा किया जा रहा है। तो एक जम्मू कश्मीर में सैफरॉन मिल रहा है, एक आर्टिफिशियल वैसे गुड़गांव में भी बनाया जा रहा है। तो इसमें से कैसे पता लगेगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा मतलब कौन सा बेटर है और किसकी क्वालिटी थोड़ी कम है? कैसे आप आइडिया लगा सकते हो इसमें, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हो, तो क्या मापदंड होते हैं इसके? देखिए लैब में तो सैफरॉन ही आ जाएगा वो, ओके। या उसमें उसके जो एक्टिव हैं हाँ जी। कुछ, जैसे विदानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा में विदानियन होता है, तो सैफरॉन में भी मेरे को ध्यान में नहीं है क्या उसमें होता है। जी। तो वो उसमें कुछ कम या ज़्यादा आ जाएगा। ओके। वो लेकिन लैब टेस्ट तो हर एक करेगा ही नहीं, तो उसको तो आमतौर पे जो रूटीन में यूज़ करते हैं जी। सैफरॉन, जैसे हम भी लोग या करते ही हैं, हाँ जी। तो वो देख के उसकी शक्ल या उसकी खुशबू देख के, उसका रंग वगैरह देख के तो आइडिया लग जाता है कि ये कहाँ का हो सकता है। ओके। काफ़ी हद तक लग जाता है। ओके। और सैफरन तो कश्मीरी ही बेटर में माना जाता है, ओके। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि कश्मीरी ही मिले। ओके। तो उससे थोड़ा कम जो है वो ईरानी माना जाता है, ईरानी। वो भी लगभग कश्मीरी के बराबर ही है, तो उसका रेट भी थोड़ा सा कम इसलिए होता है। ओके। ओके। लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो अभी मार्केट में आया नहीं है, ओके। लेकिन अभी प्रयोग चल रहे हैं, वो आएगा तो पता चलेगा भी उसका क्या इफेक्ट है, नहीं है, या कुछ हाँ, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन कम इफेक्ट होगा। हाँ, इफेक्टिव कम हो वो सकता है तो धरती से ही होगा हुआ ना, हाँ जी। लैब में तो पैदा किया नहीं है, तो इसलिए साइड इफेक्ट्स तो आने के चांसेस नहीं हैं। जी। 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 लेकिन कम इफेक्टिव होगा थोड़ा सा। ओके। ओके। ठीक है। तो सर इसके बाद हम बात करते हैं आप ही के प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो प्रोपराश के बाद एक आपका है लंग प्राश, ठीक है। लंग प्राश के बारे में बताइए। जैसे मतलब नाम से मुझे पता लग रहा है कि ये लंग्स के लिए है, तो जैसे दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन रहता है, या आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ गई है। तो इस पोल्यूशन की वजह से ये बनाया गया है, या इसके पीछे कुछ और रीज़न भी है, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है उसके भी लंग्स को इफ़ेक्ट होता है? तो क्या मोटिव था आपका इस फॉर्मुलेशन को बनाने में? देखिए ये प्रोडक्ट भी जो है ये हाँ हम ये ऐसा समझ सकते हैं कि हम इसको सालों से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। ये अलग बात है कि ये लंग्स प्राश के रूप में अभी आया है। ओके। तो जैसे प्रोप्राश मैंने बताया कि वो भी च्यवनप्राश के कॉन्सेप्ट में ही बना हुआ है। हाँ जी। तो लंग्स प्राश से जितने भी हमारे प्राश हैं वो सारे वो च्यवनप्राश के कॉन्सेप्ट में बने हुए हैं। ओके। तो ऐसे ही ये जो लंग्स प्राश है ये भी च्यवनप्राश की ही तरह है, इसको ओके। हम कह सकते हैं। च्यवनप्राश का एक मतलब स्पेसिफिकली लंग्स के लिए हमने इसको इवॉल्व किया हुआ है। ओके। तो पहले भी जैसे हम प्रैक्टिस में थे, मेरे पिताजी जो प्रैक्टिस करते थे, हाँ तो जी। च्यवनप्राश के साथ जो जिनको एस्थमा या ब्रोंकाइटिस या इस तरह की लंग्स वीकनेस की जो प्रॉब्लम रहती थी, जी।
तो पुड़ियाँ वगैरह बना के देते थे शहद में मिला के खाने के लिए, हाँ जी। तो उसके साथ च्यवनप्राश के साथ ये देते थे हम। ओके। तो उसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है वो मिलता था। ओके। तो फिर ध्यान में आया कि इसको अब लोग जो हैं वो एक पुड़िया में चाटे पहले शहद में, फिर वो तो आजकल तो जोमेटो का ज़माना है, स्विगी का ज़माना है, जी। तो इंस्टेंट चाहिए होता है, तो उनको कोशिश नहीं, आपने देखा होगा कि केला भी जो है छिला हुआ आने लग गया तो मतलब लोग जो हैं वो इस तरह के है, तो ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई उनको इजी जो है वो मिल जाए। जी। तो फिर हमने वो जो मेडिसिन पुड़िया के साथ देते थे, ओके। उन्हीं मेडिसिन को हमने च्यवनप्राश के साथ मिला के ओके। उसमें थोड़ा चेंज करके उसके जो क्वाथ द्रव्य हैं च्यवनप्राश के, उसमें थोड़ा चेंज करके तो इसको हमने इवॉल्व किया है। ओके। तो इसका बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। मीन्स जो आप अलग अलग देते थे आपने एक कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दिया उसको। हाँ, तो हम कहते तो यही थे कि च्यवनप्राश के साथ ही इसको ले लो जी। शहद में मिला के, हाँ जी। तो लेते थे लोग, पेशेंट तो ले ही लेता है। ओके। तो लेकिन थोड़ा वो उसको ये भी रहता है कि थोड़ी इजी मेडिसिन मिल जाए, तो ये पेशेंट के को इजी करने के लिए इसको फिर शुरू किया। ओके। तो बहुत अच्छा है इसका जो है रिस्पांस मिल रहा है। तो अभी सर धर्माजू की मैन्युफैक्चरिंग डेराबस्सी में ही है, डेराबस्सी पंजाब में। तो अभी इन फ्यूचर कुछ आपके प्रोजेक्ट्स होंगे फॉर्मुलेशन के रिलेटेड, धर्माजू में कुछ नया निकाल रहे होगे, किसी पे काम कर रहे हो अभी करंटली आप? वो तो हर रोज़ चलता रहता है। जैसे देखिए मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, पेशेंट मेरे पास आते ही हैं, जी। तो पेशेंट की समस्या या नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, हाँ जी। तो फिर उसके हिसाब से मेडिसिन जो है वो देनी पड़ती है। ओके। सोचनी पड़ती है, रोज़ रोज़ सोचना पड़ता है। जी। जैसे पिछले साल जो है डेंगू का प्रकोप काफ़ी रहा है हाँ एरिया में, जी। जी। तो ध्यान में आया है कि हमारी मेडिसिन है एक सेवियर के नाम से, जी। तो डेंगू के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अच्छा। यानी मोर देन 80% हमारे जो पेशेंट्स हैं जी। वो 3 दिन के अंदर अंदर डेंगू क्योर हो जाता था, ओके। हो जाता है जी। सेवियर से। लेकिन ध्यान में आया कि कुछ जगह पे डेंगू नेगेटिव होने के बावजूद भी प्लेटलेट्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे, ओके। तो फिर प्लेटलेट भी साथ में बढ़े। हाँ जी। तो इस साल एक नई मेडिसिन भी हमने स्टार्ट करी है। उस पर काम चल रहा है अभी? हाँ, ओके। तो उसका बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिल रहा है उसका भी। ओके। ठीक और है। जो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन चल रही थी, हाँ जी। अब देखिए होता क्या है कि लोग जो हैं मतलब आधी जानकारी जब आती है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। जी जी जी। अब प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जो प्रचलन चल रहा है, हाँ जी। जैसे पपाया के लीव्स हैं, हाँ जी। हाँ जी। वो लेते हैं लोग, जी। या गोट मिल्क लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अब ये प्लेटलेट तो बढ़ा देते हैं, जी। लेकिन जहाँ पे वायरस अंदर है बॉडी के अंदर हाँ जी। डेंगू का, जी। जब तक वो नहीं किल होगा जी। तब तक उसका फ़ायदा क्या। ओके। तो उसमें फिर पेशेंट को रिकवर होने में लगता था टाइम। ओके। तो हमारी मेडिसिन जो है वो वायरस के लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव है ही है, तो जब वायरस किल होगा तो डेंगू अपने आप भी बढ़ रहेंगे। जी जी जी। लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या रहती थी, ओके। तो हमने नई जो मेडिसिन हमारी जो अब आ रही है मार्केट में आने वाली है, ओके। तो वो प्लेटलेट बढ़ने के साथ साथ डेंगू को भी कवर करेगी जी। और प्लेटलेट तेज़ी से बढ़ाएगी। ओके। तो सर ये जो सारे आपके प्रोडक्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ये हैंडमेड है कम्प्लीटली? मशीन्स यूज़ होती हैं इसमें? देखिए मशीन का जब आपने कोई कहीं स्पीड बढ़ानी है तो मशीन तो बने लगेगी ना। हाँ, जैसे सिरप्स बनने हैं, हाँ जी। अब उसमें ह्यूमन टच कम से कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। ओके। तो उसमें हमने यही कोशिश रखी हुई है कि सिरप्स जो है हमारे उसमें ह्यूमन टच ना रहे। ओके। सिर्फ काढ़ा जो बनता है जी। वो बाहर बनना है जैसे अलग से। जैसे आपकी प्राश की रेंज है उसमें आपने स्पेशली मेंशन किया है कि हैंडमेड है कम्प्लीटली। हाँ, ये हैंडमेड है। ओके। इसमें ये उसमें प्योरली हैंडमेड ही है, यानी हर्ब्स की जो है उसका चूज़ करना या जी। उसको ग्राइंड करना, जी। वो मशीन में चलो हो गया। जी। उसके बाद फिर उसके काढ़ा बनना है। जी। लेकिन पीठी के लिए हमने पहले हाथ से करते थे हाँ जब जी। प्रैक्टिस के दौरान, जी। तो पिट्ठी के लिए हमने मशीन रखी हुई है, वो स्पीड से काम हो जाता है। नहीं तो बंदे फिर वो ग्लव्स डाल के पिट्ठी निकलवाते थे पहले। ओके।
तो अब जो है वो मशीन में पिट्ठी निकल जाती है। ओके उसके बाद फिर जब कढ़ाई में जाएगा वो पिट्ठी जो है सिकने के लिए, ओके। तो फिर बंदा चाहिए ही है, तो व्यक्ति एक की ज़रूरत है। प्रोपराश का प्रोसेस बता सकते हो कैसे बनाते हैं आप? देखिए पहले तो हम जो 40 से ऊपर जो है वो जो हर्ब्स हैं हाँ जी वो पहले तो वो लेनी होती हैं। हाँ जी। तो वो उसके लिए भी ध्यान में रखना पड़ता है कि सही जगह से आए। जैसे आपने उस पे मेंशन कर रखा है कि आप 60+ हर्ब्स यूज़ करते हो प्रोपराश में, तो मेन जो आपने फोकस कर रखा है वो शिलाजीत, रजत भस्म, स्वर्ण भस्म पे ही कर रखा है कि ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तो इसके अलावा चलो अब तो नहीं बता सकते हम, 60+ बोलने लगेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वेबसाइट पे है आपकी पे। तो आप हमें ये बताइए कि आप प्रोपराश को मतलब क्या प्रोसेस होता है, कम्प्लीटली हैंडमेड है तो कैसे बनता है वो? देखिए एक तो दो तरह का उसमें इंग्रेडिएंट डलते हैं। जी एक तो होता है जो काढ़ा डलता बनता है जिसका, हाँ जी तो जो ज़्यादा हर्ब्स आप जिनका नाम ले रहे हो, जी तो उसमें जैसे अष्टवर्ग है, अष्टवर्ग में 8 तरह की औषधियाँ होती हैं। ओके रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, अच्छा और अपना क्या नाम है, मेदा, महामेदा। जी एक आइटम और स्किप कर गई अभी बात करते करते, जी जी तो 2 और हैं। ठीक ओके है, तो ये जो अष्टवर्ग है, 8 हाँ औषधियाँ ये होगी। हाँ जी ऐसे पर्णियाँ हैं, माश पर्णी, मुद्ग पर्णी, जी कृष्ण पर्णी, जी शाल पर्णी। ऐसे ही वो है चंदन हो गया। ओके ठीक है, तो इस तरह के जो हर्ब्स हैं जो, जी इन सब का काढ़ा डलता है, जी काढ़ा बनता है इनका। हाँ जी हाँ जी और ये काढ़ा जो है, और उधर से एक तरफ काढ़ा बन रहा है, एक तरफ पिट्ठी तैयार हो रही है आंवले ओके की। ओके आंवला जो है फ्रेश यूज़ होता है उसमें, ओके तभी इन दिनों में ही बनता है च्यवनप्राश। ओके गर्मियों में नहीं बनता। गर्मियों में कभी कभार जब हमारे पास बिल्कुल स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें बाहर से आंवला मंगाना पड़ता है जहाँ पे पैदा होता है ये। अच्छा। तब फिर वो थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ता है, लेकिन जब ज़रूरत है तो करना ही पड़ता है। तो सर इस पे एक क्वेश्चन है, मे बी रेलेवेंट ना हो लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। तो जैसे आप कह रहे हो कि सर्दियों में ही बनता है क्योंकि आंवला सर्दियों में आता है, तो इसकी कोई एक्सपायरी भी होती है प्रोपराश की या कुछ? देखिए जो सरकार की तरफ से रिकमेंडेड है वो 3 साल की एक्सपायरी है, तो मैं उस पर आगे नहीं जाऊँगा, जी क्योंकि वो जो रिकमेंडेड है वो तो है ही है। ओके लेकिन एज ए प्रैक्टिशनर मैं ये मानता हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की जो एक्सपायरी हैं कईयों की तो होती नहीं है। ओके ठीक है जैसे आसुरिष्ट जो हैं जितने पुराने हों हाँ उतने जी। इफेक्टिव होते हैं, जी और कुछ की होती है, कुछ की कम भी होती है। अच्छा तो इसको एक्सपायरी भी नहीं कहना चाहिए एक्चुअल में। जी असल में हम इसको ये कहते हैं कि ये न्यून गुण हो जाती हैं। ओके एक्सपायरी का मतलब ये है कि वो आपके कंजम्पशन के लायक नहीं रही, वो जहर हो गई है एक पीरियड के बाद। ओके लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन हम कहते हैं कि न्यून गुण हो जाती है। ओके न्यून गुण मतलब? न्यून गुण का मतलब ये है कि जैसे हर्ब्स हैं, जी जैसे चूर्ण आते हैं ना आयुर्वेद में, आपने सुना होगा, हाँ जी कोई हाँ लवण जी भास्कर चूर्ण हाँ, है, हाँ कोई जी अश्वगंधा चूर्ण है, या कुछ भी है, त्रिफला चूर्ण है। जी तो ये चूर्ण जो है ये हर्ब्स से बनते हैं। जी तो ये कहा जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर इनको कंज्यूम कर लेना चाहिए। अच्छा और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि अगर वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री है और ऐसे बर्तन में पड़ा हुआ है कि बिल्कुल एयर टाइट है, जी तो उसमें कोई कीटाणु जाने के चांसेस मिनिमम है, बिल्कुल। जी 100% तो कुछ भी नहीं होता। हाँ जी हाँ जी तो उसको हम उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं 1 साल के बाद। ओके लेकिन क्योंकि ये जीवनीय द्रव्य हैं, इनमें जीवन तो रहता ही है, कोई ना कोई बैक्टीरियाज, गुड जी। बैक्टीरियाज भी होते ही हैं इन पर, जी जो जी खाने वाली चीज़ें हैं उनमें होता ही है। तो इनका जो है वो धीरे धीरे वो इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। ओके ठीक है तो ये न्यून गुण बोला जाता है इसको। ओके मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वैसे 3 साल है? गवर्नमेंट की तरफ से 3 साल है, किसी की कोई किसी प्रोडक्ट की 2 साल भी है, ज़्यादातर 3 साल है या कुछ 5 साल भी। तो वो तो फिर रखना ही चाहिए। लेकिन यह है कि अगर किसी के घर में पड़ा हुआ है हाँ जी तो उसको फेंके नहीं, हाँ जी उसको पहले चेक कर ले वो। कैसे चेक मतलब? जैसे उसका कलर, ओके उसका ऑर्डर ओके और उसका टेस्ट, ठीक वो है जैसे पहले ही है वैसे ही है, कोई चेंज नहीं आया, हाँ जी और उसने अच्छी तरह से उसको एयर टाइट करके रखा हुआ है, जी तो लिया भी जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्ति के ऊपर। ओके। लेकिन जो फार्मेसीज हैं हाँ वो जी। तो पहले ही उसको मतलब
वो मार्केट में नहीं भेजती जो अगर कोई पुराना हो जाता है तो, और भेजना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ये पता नहीं है ना, वो तो इंडिविजुअली देखेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी सर जैसे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने 3 साल दे रखे हैं कि एक्सपायरी के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया जा रहा है आपकी नज़र में, कुछ आपने देखा हो? हाँ, 10 सालों में तो बहुत चेंज आया है कि पहले जो है या ये कह सकते हैं कि लोगों में समझ आई कि भाई आयुर्वेद ही एक अच्छा जो है टूल है स्वास्थ्य के लिए। ओके। तो फिर सरकारें जो हैं वो जनमत से चलती हैं, जी। तो फिर जैसे लोगों को समझ में आने लगा तो सरकारों को भी समझ आने लग गया। अच्छा। तो उन्होंने भी फिर जो है जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी या फंड की एलोकेशंस हैं, हाँ जी। या कोई सरकारी नौकरियां हैं वो कम थी पहले आयुर्वेद में, जी। तो बढ़ रही हैं अभी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए। ओके। अभी भी जो है आयुर्वेद का बजट जो है जी। वो एलोपैथी के मुकाबले में तो नेग्लिजिबल है। ओके। 10% आयुर्वेद का बजट और 90% एलोपैथी का। तो आयुर्वेद में भी अकेले आयुर्वेद का नहीं है जी। उसमें हेमोपैथी भी उसी में आ गया, यूनानी भी आ गई, अच्छा। सिद्ध भी आ गया जी। नेचुरोपैथी भी आ गई, योग भी आ गया, सारे उसी में ऐड कर रखे हैं। ओके, मतलब है इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन पेस कम है, स्लो है अभी। हाँ, स्लो है। और अगर जनमानस जो है वो आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, स्पीड से बढ़ेगा, तो सरकार को भी झक मार के आना ही पड़ेगा इसमें। मार्केट पे डिपेंड है, अगर लोग आयुर्वेद चुनेंगे तो सरकार को तो आना ही पड़ेगा। और उसमें ये भी है, जी। देखिए उसमें गलती ये भी होती है जैसे कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हाँ जी। उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं था पहले अच्छा। कि हाँ कि हम आयुर्वेद के माध्यम से ही पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ओके। तो अब कुछ सालों से उनमें कॉन्फिडेंस आया। जी। हम लोग जो हैं, मैं जो हूँ, तो मैं शुरू से ही आज तक जब से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है या अपना पिताजी के साथ भी, जी। मैंने कभी आयुर्वेद एलोपैथी मेडिसिन रिकमेंड ही नहीं कि आज तक, अपने हाथ से लिखी नहीं आज तक। अच्छा। पेशेंट ले रहा है, कहता है जी मेरे को तो थोड़ी देर लेनी है, तो माननी पड़ती है बात जी। कि चल ले ले, कुछ दिन ले ले, जी। मर्जी है तेरी। जी। जी। लेकिन मैंने आज तक पैरासीटामोल की गोली नहीं दी अपनी तरफ से। ओके। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये लोगों पे है, वो आयुर्वेद को अपना रहे हैं, लेकिन लोग तो आजकल सर जो एनर्जी ड्रिंक्स आ रही हैं उसमें कैफीन डाल देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी, मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये एनर्जी ड्रिंक्स सही हैं लोगों के लिए या क्या है? देखो, जो जिसमें अगर कोई गलत चीज़ डाली हुई है वो तो सही हो ही नहीं सकता, उसको तो कहीं ही नहीं। मोस्टली कैफीन ही होता है सर उनमें। नहीं, कैफीन तो वैसे तो बैन है, अगर डाल रहे हैं तो पता नहीं कैसे डाल रहे हैं। अच्छा। तो नहीं डाल सकते ना जी। अपने आप तो। ओके। तो अब क्या कह सकते हैं उसके बारे में, लेकिन ये है कि आयुर्वेदिक एनर्जी ड्रिंक्स ले लेना। ओके। आयुर्वेद में एनर्जी ड्रिंक्स मतलब? आयुर्वेद में एनर्जी ड्रिंक्स ही हैं सारे, वैसे तो सारी की सारी आयुर्वेद ही एनर्जी से भरी हुई है। अच्छा। तो कोई अश्वगंधा है, हाँ या जी। कोई शिलाजीत है, जी। शतावर है, जी। कोंच है, ये सारे एनर्जी से भरे हुए हैं। शिलाजीत का सर मोस्टली यही है कि ये सेक्सुअल वेलनेस के लिए है, नहीं, ऐसा मतलब माइंडसेट है लोगों का। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। जी। शिलाजीत आप देखेंगे कि जितने ये यूटीआई से रिलेटेड समस्याएं हैं, हाँ जी। या इवन जो कोई स्टोन वगैरह भी है, या लिवर जी। किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में शिलाजीत डाला होता है। जो क्लासिकल मेडिसिन अगर आप देखेंगे ना, जी। तो शिलाजीत तो ऐसा अकेला वो सेक्स के लिए नहीं है। देखो, वो जो एनर्जी मिलेगी तो सेक्सुअल एनर्जी भी तो मिलेगी कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो स्पेसिफिकली उनके लिए हैं, जैसे अफीम है जी। अहीफेन आयुर्वेद में हम जैसे कह देते हैं, तो वो इमीडिएट एनर्जी देती है। ओके। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं ऐसे, ओके। लेकिन हमने अभी नहीं शुरू किया क्योंकि फिर उसका मिस यूज़ होना शुरू हो जाता है। अफीम तो एक तरह से ड्रग। हाँ, तो जब मेडिसिन के तौर पे उसका इस्तेमाल होता है तो वो अच्छा इफेक्ट होता है। ओके। आयुर्वेद मेडिसिन में ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जिनमें होती है। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसका मिस यूज़ होता है फिर। ओके। 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 और ये हर एक जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है या कोई भी, इवन कोई भी डॉक्टर हो, तो उसको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हम देते भी हैं किसी पेशेंट्स को, जी। उसके
उसकी राहत के लिए, इमीडिएट रेमेडी के लिए, जी तो हम ध्यान में रखते हैं कि ये इसका कहीं आदत ना पड़ जाए इसको। ओके। अफीम की खेती के लिए तो पंजाब भी काफ़ी ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिल पा रहा उनको। ये तो सरकारों का वो है जी लेकिन ये है कि ये मेडिसिन अच्छी है। ओके और जब किसी का, मैं जैसे बताया ना कि जिसका कोई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। जी 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 तो वो कारण है कि इसके लोगों ने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। ओके। तो सर अभी थोड़ा टाइम कम है, तो एंड में आपसे ये पूछूंगा कि आप जैसे भूपिंदर जी ने हमारे साथ एक किस्सा शेयर किया था उन फादर साहब का, तो आपके माइंड में कुछ हो आप शेयर करना चाहो, कोई ऐसी बात होती है जो आपको याद रहती हो, इंस्पायर करती हो? जैसे अगर कहें कि जब मैं अभी स्टडी में था हाँ जी तो मेरे को ध्यान में आया कि पिताजी के मित्र थे, जी उनको हार्ट अटैक आया। ओके वो उन दिनों में अपने बेटे के पास थे, ओके। वहाँ पे मुंबई में। जी तो वहाँ मुंबई का जो जसलोक हॉस्पिटल है वहाँ पे वो एडमिट हुए, ओके। ले गए उनको। जी तो उन्होंने वहाँ कहा कि ये बात बहुत पुरानी होगी, लगभग समझ लीजिए कोई 87-88 के आसपास की होएगी शायद। ओके तो उन्होंने कहा कि बाईपास करना पड़ेगा इमीडिएट। जी तो बच्चों ने कहा, उनके बेटे ने कहा कि ठीक है अभी कर दो, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। ओके तो जब वो ऑपरेशन टेबल पे लेटाने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं करवाना, अच्छा मेरे को तो भाटिया जी के पास ले जाओ, अच्छा जैतो में छोड़ दो। जी अब जैतो से मुंबई का 1.5 दिन का रास्ता, जी पंजाब में एक ही ट्रेन चलती थी। जी अब वो कहे कि ऐसे कैसे, आजकल तो चलो प्लेन वगैरह से भी कैसे कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो माने नहीं। ओके वो ज़बरदस्ती जो है वो जैतो आ गए। ओके जैतो आके उन्होंने पिताजी को संदेशा भेजा, क्योंकि जी। वो खुद तो चल नहीं सकते थे, बेड पे थे, जी कि मेरे को आगे देख के जाओ। ओके तो मुझे ध्यान है जब पहले दिन देखने गए तो मैं उनके साथ ही गया था, ओके क्योंकि मैं इस लाइन में आ चुका था, पढ़ रहा था अभी, तो जी। मैं फ्री टाइम में क्लिनिक में बैठता ही था। तो वो उनकी बिल्कुल हालत ऐसी थी कि वो बहुत खतरनाक हालत जिसे कह सकते हैं जी। कि अच्छी नहीं थी। जी तो उनका उस दिन से ही ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक शुरू कर दिया। ओके और मैंने उनको देखा अपने आँखों से, तो पहला पेशेंट था और बचपन की चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। उसके बाद तो खैर ये हार्ट पेशेंट जो है ब्लॉकेज वाले बहुत ठीक कर दिए हैं, जी तो बहुतों के तो अब नाम भी ध्यान में नहीं रहते। ओके तो वो धीरे धीरे जो है वो उठना शुरू हुए, चलना शुरू हो गए, फिर हमारे क्लिनिक में आना शुरू हो गए अपने आप। अच्छा फिर पैदल, पहले रिक्शे पे आते थे, फिर पैदल आना शुरू हो गए, अच्छा फिर साइकिल को रेड के जैसे लेके आना शुरू हो गए, साइकिल चला के आना शुरू हो गए। जी और एकदम से जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल लगता ही नहीं था कि कभी वो हार्ट पेशेंट थे, ऐसी हालत में आ गए। अच्छा और फिर उनको खाने पीने का भी शौक़ था, जी तो अच्छा मित्रता भी थी। जी तो कहते भटिया जी आज तो ना कुछ नॉन वेज खाने की इच्छा हो रही है। अच्छा तो उन्होंने अपने सामने खिलवा दिया। फिर एक दिन कहते जी आज तो ड्रिंक करने की इच्छा हो रही है, तो वो भी करवा दिया एक दिन। ओके और वो व्यक्ति लगभग 95 या 98 के जाके उनकी डेथ हुई। ओके मतलब अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है। ओके और जब भी उनको मिलता था तो मैंने पूछना कि हाँ भी अभी आजकल क्या ले रहे हो। जी तो वो एक दो मेडिसिन हमारी थी, जैसे ताकत के लिए शक्तिदा कैप्सूल हमारा है वो लेते थे, जी या प्रभाकर वटी वगैरह ले लेते थे, या अर्जुना रिस्ट लेते थे, ओके वो भी कभी कभार। ओके और शक्तिदा रेगुलर ले लेते थे। ओके तो कहते मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, अच्छा और बिल्कुल वो हेल्दी लाइफ जिए। लगभग अपने यानी ट्रीटमेंट के बाद 30-35 साल और बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी के गए हैं। ओके और आज भी जो जिन पेशेंट्स को हमने ये जो हार्ट वाली मेडिसिन दी है जी ब्लॉकेज के लिए, जी 80% 90% या 2-3 आर्टरीज ब्लॉक होती है, जी तो वो हृदय रोग से नहीं मरे, हार्ट की प्रॉब्लम से नहीं मरे, ओके और अपनी जो है पूरी लाइफ जो है जी के गए हैं। ओके तो ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं। ओके। तो सर इससे हमें ये पता लगता है कि ये लोगों के हाथ में है, उन्होंने हर्ब्स जो हैं हमारा नेचुरल हेरिटेज है उसकी तरफ जाना है या फिर केमिकल बेस्ड दवाइयों की तरफ जाना है।
हर्ब्स में जाएंगे तो उनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, केमिकल्स में जाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट साथ में मिलेंगे एज अ गिफ्ट। ठीक है, तो सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो हो सकता है हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देखने आए आपकी। ठीक है, प्रोसेस देखेंगे कैसे हैंडमेड आप बनाते हो वहाँ पे, तो जल्दी आएंगे उस तरफ भी। तो थैंक यू सर इस पॉडकास्ट धन्यवाद। में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया जनता से रूबरू होने का। जी और मिलते रहेंगे। ज़रूर सर, थैंक यू सर।